नमस्कार, मैं लेख शिखर शर्मा। हम पढ़ रहे हैं द ब्लड, मानव रक्त के बारे में हम पढ़ रहे हैं। और ज़्यादातर जो मैमल्स हैं, जो स्तनधारी प्राणी हैं, उनका जो ब्लड होता है वो ह्यूमन लाइक ही होता है, मनुष्य के रक्त के समान ही होता है। देखिए, हमने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा था कि ब्लड के 2 पार्ट होते हैं। एक तो होता है फ्लूइड पार्ट, जिसे प्लाज्मा कहते हैं, और उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे ब्लड का सेकंड नंबर का जो पार्ट है, ब्लड कॉर्पकल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। रुधिर कणिकाओं के बारे में हम पढ़ेंगे कि ब्लड के अंदर कौन कौन सी रुधिर कणिकाएं या ब्लड कॉर्पकल्स पाई जाती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। तो देखिए, ब्लड कॉर्पकल्स, रुधिर कणिकाएं, ब्लड वॉल्यूम का 45% कॉर्पकल्स होती है। ब्लड वॉल्यूम का 45% कॉर्पकल्स होती है। ब्लड जो हमारा होता है उसमें 55% पाया जाता है प्लाज्मा, बाकी का 45% होती है ब्लड कॉर्पकल्स। ब्लड कॉर्पकल्स प्लाज्मा के अंदर फ्लोटिंग करती रहती है, तैरती रहती है। ब्लड कॉर्पकल्स की परसेंटेज को हीमेटोक्रीट कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, ये कंपटीशन एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ जाता है, हीमेटोक्रीट क्या है। तो ब्लड के अंदर जो ब्लड कॉर्पकल्स की परसेंटेज पाई जा रही है कि भैया कितने परसेंटेज पाई जा रही है, 40% पाई जा रही है, 45% पाई जा रही है, 50% पाई जा रही है, उसे ही क्या बोलते हैं, हीमेटोक्रीट कहते हैं। ब्लड कॉर्पकल्स 3 टाइप की होती है। कितने प्रकार की होती है? ये है 3 प्रकार की होती है। रेड ब्लड कॉर्पकल्स, जिसे इरिथ्रोसाइट कहते हैं। लाल रुधिर कणिकाएं, क्या नाम है इसका? लाल रुधिर कणिकाएं। शॉर्ट में इसे आरबीसी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पकल्स। और दूसरा नाम क्या है इसका? अदर नेम क्या है? एरिथ्रोसाइट है। सेकंड नंबर पर है वाइट ब्लड कॉर्पकल्स, जिसे ल्यूकोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे ल्यूकोसाइट कहते हैं। वाइट ब्लड कॉर्पकल्स, WBC। और थर्ड नंबर पर है ब्लड प्लेटलेट्स। क्या है? ब्लड प्लेटलेट, जिसे थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। अब अपन एक एक को देख लेते हैं कि ये रेड ब्लड कॉर्पकल्स क्या है, इसका फंक्शन क्या है, कहाँ पाई जाती है, कहाँ पर इसका फॉर्मेशन होता है और कहाँ पर इनका डिग्रेडेशन होता है, मतलब कि कहाँ पर इनका अपघटन होता है, ये नष्ट हो जाती है कहाँ पर जाकर। इधर आप देखिए, देयर आर मेन कॉर्पकल्स। सबसे रक्त में जो जितनी भी ब्लड कॉर्पकल्स पाई जा रही है उसमें सबसे मेन ब्लड कॉर्पकल्स कौन सी है बच्चों? आरबीसी है, रेड ब्लड कॉर्पकल्स है। ब्लड में टोटल कॉर्पकल्स की ये 99% होती है। ब्लड के अंदर टोटल जितनी भी रुधिर कणिकाएं पाई जा रही है उसमें से 99% तो केवल क्या होती है? आरबीसी ही होती है। यह क्या होती है? नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। नॉन न्यूक्लिएटेड का मतलब क्या है? नॉन न्यूक्लिएटेड का मतलब है कि केंद्रक रहित होती है। ये ऐसी सेल है, ऐसी कणिकाएं हैं जिनके अंदर कोई केंद्रक वगैरह नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। साथ ही ये स्फेरिकल होती है, मतलब कि वर्ताकार होती है। डिस्कोइडल मतलब डिस्क के समान होती है, जैसे सीडी आती है ना, डिस्क, सीडी डीवीडी, वैसे होती है। एंड बाइकॉनकेव होती है। बाइकॉनकेव मतलब है उभयावतल होती है। कैसी होती है? उभयावतल होती है। तो ये नॉन न्यूक्लिएटेड मतलब केंद्रक रहित, स्फेरिकल मतलब वर्ताकार, डिस्कोइडल मतलब डिस्क लाइक होती है, डिस्क के समान दिखती है, और बाइकॉनकेव अर्थात उभयावतल होती है। उभयावतल का मतलब क्या है? जैसे कचौरी होती है ना, कचौरी, और कचौरी को ऐसे दबा देते हैं, जैसे अभी समझो ये ऐसे दबा दिया अपन ने, या फिर यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये ऐसी होती है, देखिए आप, ऐसी ऐसी
ऐसी। तो ऊपर वाला जो सरफेस है वो भी अंदर की तरफ दबी हुई है और जो नीचे वाली सरफेस है वो भी अंदर की तरफ दबी हुई है। तो यानी कि ऊपर से भी पिचकावा और नीचे से भी पिचकावा। तो इसको क्या बोलेंगे, इसी को तो क्या बोल रहे हैं, बाइकॉनकेव बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं इसे, बाइकॉनकेव कहेंगे। ठीक है। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट रहते हैं। ये ऐसी ब्लड कार्पिकल्स है जिनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते हैं। क्या है, ये पावर हाउस होते हैं सेल का, लेकिन जो ये आरबीसी जो सेल या कार्पिकल्स है इनमें ये एब्सेंट रहते हैं। दीज काउंट इज अबाउट 52 lakhs पर क्यूबिक mm। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इनकी संख्या कितनी होती है रक्त के अंदर, इनकी संख्या होती है 52 लाख प्रति घन मिलीमीटर। समझना इस बात को, दीज काउंट इज अबाउट 52 lakhs पर क्यूबिक mm। 52 लाख पाई जा रही है, पर क्यूबिक mm में कितनी पाई जा रही है, 52 लाख पाई जा रही है। अब ये क्या है, ये पर क्यूबिक mm, पर क्यूबिक mm का मतलब क्या भी समझना। देखो ऐसी स्लाइड होती है, क्या होती है, ऐसी एक स्लाइड होती है और इस स्लाइड के बीच में है ना एक ऐसा बॉक्स, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। स्लाइड तो आप सभी जानते ही होंगे, बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आप इधर आप देखिए ध्यानपूर्वक। तो बीच में क्या होते हैं, ऐसे है ना क्यूब बने रहते हैं, इसके ऊपर क्या बने रहते हैं, स्लाइड के ऊपर क्यूब बने रहते हैं। और ये तो क्या मैं अपने हाथों से बना रहा हूँ तो इतने ज़्यादा बारीक नहीं बना पाऊँगा मैं, लेकिन उसके अंदर क्या होता है, एक बड़ा क्यूब होता है और बड़े क्यूब में भी सैकड़ों क्यूब होते हैं, 100 क्यूब होते हैं। और फिर इस छोटे से क्यूब को भी आप देखोगे ना तो उसमें भी और 100 क्यूब होते हैं। तो अपन बोलते हैं कि जो एक क्यूब है उसका क्षेत्रफल कितना है, माना कि 1 mm है। कितना है, 1 mm है। अब अगर अपन इस स्लाइड पे ब्लड डाल देंगे ना और अगर अपन केवल एक क्यूब के अंदर गिनेंगे तो आरबीसी की टोटल काउंट कितनी आएगी, 52 आएगी। कितनी आएगी, 52 आएगी। तो आरबीसी की काउंट कितनी आएगी, 52 लाख आएगी। यानी कि एक स्लाइड होती है कांच की और इस स्लाइड के बीच में ऐसी लाइनें खींची रहती है क्यूब शेप के अंदर। ठीक है। अब एक क्यूब का जो क्षेत्रफल है वो कितना होता होगा, 1 mm होता होगा। कितना होता है, 1 mm होता है। और जब इस पूरे के ऊपर ब्लड डाल देते हैं अपन स्लाइड के ऊपर तो वो स्लाइड के जो ये बीच वाला जो रीजन है यहाँ पर फैल जाता होगा ब्लड। अब अपन कोई से भी एक क्यूब को जब माइक्रोस्कोप के नीचे लगाकर गिन लेंगे तो उसके अंदर लगभग आरबीसी की काउंट कितनी आएगी, 52 लाख आएगी। एक क्यूब कितना है, 1 mm का है और उसमें 52 लाख के लगभग आरबीसी उसके अंदर होगी। अगर हम अपन गिनेंगे तो 53 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, लेकिन अराउंड 52 होगी। दीज काउंट इज अबाउट 52 लाख पर क्यूबिक mm इन अडल्ट मेल। जो वयस्क पुरुष है उसके प्रति घन मिलीमीटर में 52 लाख आरबीसी पाई जाती है और जो फीमेल है उसके ब्लड के पर क्यूबिक mm के अंदर प्रति घन मिलीमीटर के अंदर 47 लाख आरबीसी पाई जाती है। आरबीसी को आरबीसी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसका जो कलर है वो रेड होता है। और इसका कलर रेड क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर रेड और पिंक कलर का पिगमेंट प्रोटीन हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन एक कॉन्जुगेटिव प्रोटीन होता है। एक ऐसा प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन को अपने साथ में बांध सकता है। क्या कर सकता है, अपने साथ में बांध सकता है, क्योंकि यह एक संयुग्मी प्रोटीन है। कैसा प्रोटीन है, संयुग्मी प्रोटीन है। आरबीसी का मेन फंक्शन क्या है, आरबीसी का मेन फंक्शन है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करना पूरी बॉडी के अंदर। अब भैया आरबीसी ने क्या ठेका ले रखा है क्या, ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन। हम पानी भी तो पीते हैं, पानी के द्वारा भी तो क्या हो सकता है, उसका परिवहन हो सकता है। लेकिन पानी के अंदर ऑक्सीजन को अपने साथ में जॉइंट करने की, अपने साथ में बांधने की क्षमता नहीं होती है। वो क्षमता केवल किस में पाई जाती है, आरबीसी के अंदर। क्योंकि आरबीसी के अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन है। और हीमोग्लोबिन क्या है, एक कॉन्जुगेटिव प्रोटीन है।
जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट की तरह कार्य करता है, श्वसन वर्णक की तरह कार्य करता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन को अपने साथ में बांध सकता है। प्रत्येक हीमोग्लोबिन में 4 फेरस Fe2+ युक्त हीम ग्रुप एंड 4 पॉलीपेप्टाइड चेन पाई जाती है। जो जो हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल है, प्रत्येक जो हीमोग्लोबिन का अणु है, उसके अंदर 4 फेरस युक्त, मतलब कि 4 आयरन युक्त हीम ग्रुप पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ऐसे ग्रुप पाए जाते हैं, यानी कि ऐसे ग्रुप केमिस्ट्री के अंदर होते हैं, ये ग्रुप फंक्शनल ग्रुप वगैरह, तो ये ऐसे ग्रुप होते हैं जिनमें आयरन जुड़ा रहता है। तो प्रत्येक हीमोग्लोबिन में 4 फेरस युक्त हीम ग्रुप पाए जाते हैं, हीम समूह पाए जाते हैं, एंड 4 पॉलीपेप्टाइड चेन पाई जाती है। तो एक हीमोग्लोबिन का अणु 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना रहता है और 4 हीम समूह से बना रहता है। और हीम समूह के अंदर या हीम ग्रुप के अंदर क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है, फेरस आयरन के रूप में। पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होती है? देखो, एमिनो एसिड मिलकर बनाते हैं पेप्टाइड, और पेप्टाइड आपस में जुड़कर बना देते हैं पॉलीपेप्टाइड। जैसे ईंटें मिलकर दीवार बनाती है और दीवार मिलकर घर बना देती है, उसी प्रकार से एमिनो एसिड मिलकर बनाते हैं पेप्टाइड, पेप्टाइड मिलकर बनाते हैं पॉलीपेप्टाइड, और पॉलीपेप्टाइड को क्या बोलते हैं? प्रोटीन कहते हैं। तो थोड़ी देर पहले अपन ने यही तो बोला था कि आरबीसी में रेड पिगमेंट प्रोटीन हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन एक कॉन्जुगेटिव प्रोटीन होता है, और हीमोग्लोबिन प्रोटीन है तो सीधी सी बात है वो पॉलीपेप्टाइड ही तो है। तो यही तो बोल रहे हैं यहाँ पर कि प्रत्येक हीमोग्लोबिन में 4 फेरस युक्त हीम ग्रुप एंड 4 पॉलीपेप्टाइड चेन पाई जाती है। देखिए, अब यहाँ पर क्या बताया गया, जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के साथ में जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है। क्या बना देता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है। ह्यूमन के अंदर हीमोग्लोबिन की एवरेज जो क्वांटिटी है, जो औसत मात्रा है, वो कितनी होती है? वो होती है 15 ग्राम पर डेसीलीटर। कितनी होती है? 15 ग्राम पर डेसीलीटर होती है। और डेसीलीटर क्या होता है? ये लीटर का 1/10 होता है। क्या होता है? लीटर का 1/10 होता है। अगर आप 1 लीटर के अंदर 10 का क्या दे दोगे? भाग दे दोगे, तो वहां पर आपको डेसीलीटर ज्ञात हो जाएगा। आरबीसी का रेड कलर हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। आरबीसी बोन मैरो में बनती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है? लाल रुधिर कणिकाएं कहाँ बनती है? बोन मैरो में बनती है, अस्थि मज्जा में बनती है। ये अस्थि मज्जा कहाँ पाई जाती है? देखो, हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? हमारी जांघ की हड्डी, हमारी थाई वाली बोन, जिसे फीमर भी कहते हैं। और जो हड्डियां होती है वो अंदर से क्या होती है? हड्डियां अंदर से खोखली होती है। जैसे ये पेन अंदर से खोखला है, और अंदर हड्डियों के अंदर इस खोखले स्थान में एक लिक्विड भरा रहता है, जिसे अस्थि मज्जा या क्या कहते हैं? बोन मैरो कहते हैं। और इस बोन मैरो के अंदर ऐसी स्पेसिफिक टाइप की स्टेम सेल्स पाई जाती है, स्तंभ कोशिकाएं पाई जाती है, जो कि क्या बनाती रहती है? आवश्यकता पड़ने पर, जैसे जैसे हमारी बॉडी में आरबीसी की संख्या कम होती जाती है, क्योंकि इसकी जो लाइफ स्पैन होती है, जो इसका जो जीवन अवधि है, वो 120 दिन की होती है, 120 डेज की होती है। तो 120 दिन बाद आरबीसी मरती रहती है और नई आरबीसी बनकर आती रहती है। कहां से? तो आरबीसी का फॉर्मेशन होता है बोन मैरो के अंदर। आरबीसी का लाइफ स्पैन अबाउट 120 डेज होता है। जब आरबीसी वीक एंड ओल्ड हो जाती है, कमजोर और वृद्ध हो जाती है, तो यह स्प्लीन एंड लीवर में डीकंपोज्ड हो जाती है। जब आरबीसी वीक एंड ओल्ड हो जाती है, तो यह स्प्लीन एंड लीवर में डीकंपोज्ड हो जाती है। जब आरबीसी कमजोर व वृद्ध हो जाती है, वीक एंड क्या हो जाती है? ओल्ड हो जाती है, मतलब कि कमजोर और वृद्ध हो जाती है, तब यह प्लीहा और यकृत में, ये दो हमारी बॉडी के इंपॉर्टेंट ऑर्गन हैं, प्लीहा एंड ऑर्गन में ये डीकंपोज्ड हो जाती है, जाकर विघटित हो जाती है।
और हीमोग्लोबिन जो पाया जा रहा है ना आरबीसी के अंदर, और हीमोग्लोबिन में भी अपन ने बोला था पॉलीपेप्टाइड चेन्स पाई जाती है क्योंकि हीमोग्लोबिन प्रोटीन ही तो है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन का जो प्रोटीन पार्ट है वो सीधी सी बात है किस में टूट जाता है, एमिनो एसिड में डिग्रेडेड हो जाता है, विघटित हो जाता है। और जो हीम ग्रुप पाया जा रहा था जिसपे क्या पाए जा रहे थे, फेरस आयन पाए जा रहे थे। तो हीम ग्रुप का जो आयरन पार्ट है, जो फेरस वाला पार्ट था, वो लीवर में अर्थात यकृत में स्टोर होता जाता है, एकत्रित होता जाता है। और आरबीसी का जो शेष पार्ट है या जो रेस्ट पार्ट है वो बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन नाम के बाइल पिगमेंट में पित्त वर्णकों में ट्रांसफॉर्म्ड होकर एक्सक्रीटेड कर दिया जाता है। यानी कि जो शेष भाग है आरबीसी का, जो रेस्ट पार्ट है, वो भी क्या हो जाता है, वो भी अपघटित हो जाता है और बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन नाम के बाइल पिगमेंट पित्त वर्णकों में ट्रांसफॉर्म्ड होकर बदलकर क्या हो जाता है, बॉडी से बाहर एक्सक्रीटेड कर दिया जाता है, उत्सर्जित कर दिया जाता है। तो आई होप आपको आरबीसी के बारे में तो समझ में आ गया होगा। यहाँ पर एक चीज़ मैंने नहीं लिखी थी, वो आप अपने दिमाग में ही लिख लो, याद कर लो कि आरबीसी का मेन फंक्शन क्या है। आरबीसी का मेन फंक्शन है ऑक्सीजन का परिवहन करना। क्या करना, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करना या ऑक्सीजन का O2 का परिवहन करना। क्या करना, O2 का परिवहन करना, ये इसका मेन फंक्शन है जो आप याद कर लेना। अब हम देखेंगे सेकंड नंबर पर वाइट ब्लड कार्पकल्स के बारे में, जिसे ल्यूकोसाइट भी कहते हैं और शॉर्ट में तो आपको पता ही है क्या कहेंगे, WBC। क्या है, कोई आपसे पूछ ले ना ल्यूकोसाइट क्या होती है, तो ल्यूकोसाइट WBC है। वाइट ब्लड कार्पकल्स क्या होती है, ये सफेद रुधिर कणिकाएं भी इन्हें कहा जाता है। ये न्यूक्लिएटेड होती है। देखो दोनों में अंतर देखो, ये तो थी नॉन न्यूक्लिएटेड, क्या थी, ये तो नॉन न्यूक्लिएटेड थी आरबीसी, लेकिन ये क्या है, न्यूक्लिएटेड होती है। और इसके अंदर क्या था, रेड कलर था आरबीसी के अंदर, लेकिन ये क्या होती है, कलरलेस होती है। और अडल्ट ह्यूमन में इनकी जो काउंट है वो अबाउट 700 पर क्यूबिक mm होती है। लेकिन जो आरबीसी थी वो कितनी थी, उनकी काउंट कितनी थी, उसकी काउंट थी अबाउट, मेल के अंदर तो थी 52 लाख पर क्यूबिक mm और फीमेल में थी 47 लाख पर क्यूबिक mm। लेकिन जो WBC है उसकी जो काउंट है वो बहुत ही कम होती है, अबाउट 7000 पर क्यूबिक mm होती है। ठीक है, अगर क्या हो जाए WBC की काउंट या संख्या अगर हमारे ब्लड में बढ़ने लग जाए ना बच्चों, तो क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, ब्लड कैंसर हो जाएगा, जिसको ल्यूकेमिया कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसको ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। अब दोनों का रेशो भी देख लो आप, आरबीसी का और WBC का आप अनुपात देखिए, रेशो देखिए, कितना ज़्यादा डिफरेंस है दोनों के बीच में, कितना ज़्यादा अंतर है। आरबीसी जहाँ 600 है तो वहीं WBC कितनी है, केवल एक ही है। तो हर 600 आरबीसी पर एक WBC पाई जाती है। क्योंकि आरबीसी टोटल ब्लड कार्पकल्स की 99% होती है और बाकी की जो 1% है वो होती है WBC एंड प्लेटलेट्स। देखिए आप, WBC का फॉर्मेशन बोन मेरो एंड लिम्फेटिक टिश्यू में होता है। जो इसका भी जो निर्माण है वो किस में हो रहा है, बोन मेरो में हो रहा है, अस्थि मज्जा में हो रहा है। साथ ही साथ जो लिम्फेटिक टिश्यू है, जो लसीकीय जो ऊतक है, उनके अंदर भी WBC का फॉर्मेशन होता है। जहां आरबीसी का जो लाइफ स्पैन था वो 120 डेज था, अराउंड कितना था, 120 डेज था। और यहां पर कितना है, 4 to 5 डेज होता है। WBC का कितना होता है, 4 to 5 डेज होता है। और 4 to 5 डेज से लेकर सेवरल डेज तक हो सकता है। ठीक है, 4 से 5 दिन भी हो सकता है या बहुत दिनों तक भी हो सकता है। अब अपन देख लेते हैं वाइट ब्लड सेल
कितने टाइप की पाई जा रही है? वाइट जो ब्लड सेल है, जो WBC है, ये 2 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की ये होती है, ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट। कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की ये होती है। ग्रेन्युलोसाइट्स है एक, तो कौन सी है? ग्रेन्युलोसाइट्स, यहां लिख देते हैं अपन, ग्रेन्युलोसाइट्स एंड एग्रेन्युलोसाइट्स। ठीक है, अब जो ग्रेन्युलोसाइट्स है ना, वो भी 3 टाइप की है, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। और जो एग्रेन्युलोसाइट है वो 2 टाइप की है, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। देखो व्हाइट ब्लड सेल के अंदर क्या है ना, कुछ ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, कुछ कण पाए जाते हैं। अब जिन जिन WBC में कण उपस्थित हैं, ग्रेन्यूल्स पाए जा रहे हैं, मतलब मिट्टी जैसे कुछ कण हैं वो पाए जा रहे हैं, तो वो ग्रेन्युलोसाइट है, कणिकाणु बोलेंगे उसे। और अगर कोई कण नहीं पाए जा रहे तो अकणिकाणु कहेंगे, मतलब एग्रेन्युलोसाइट उसे कहा जाएगा। तो जो ये ग्रेन्युलोसाइट है ये 3 टाइप की है, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। और एग्रेन्युलोसाइट 2 टाइप की है, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। अब तक अपन ने ये तो देख लिया कि WBC 2 टाइप की होती है, ग्रेन्युलोसाइट एंड एग्रेन्युलोसाइट, यानी कि कणिकाणु व अकणिकाणु। अब अपन देख लेते हैं एक एक करके कि ये ग्रेन्युलोसाइट क्या है और ये एग्रेन्युलोसाइट क्या है। ग्रेन्युलोसाइट यानी कि कणिकाणु, इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। ये जो WBC है, इनका जो कोशिका द्रव्य है उसके अंदर ग्रेन्यूल्स पाई जाती है, कणिकाएं पाई जाती है, साथ ही इनमें पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियस भी पाए जाते हैं। इनमें बहुरूपी केंद्रक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इनके अंदर बहुरूपी केंद्रक पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइड भी कहते हैं। बहुकेंद्रक रूपी श्वेताणु के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ये 3 टाइप की होती है, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स के बारे में अपन देख लेते हैं। इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। सीधी सी बात है, ग्रेन्यूल्स तो तीनों के में ही पाए जाएंगे, तभी तो तीनों की तीनों किस में रखी गई है? ग्रेन्युलोसाइट में रखी गई है। तो न्यूट्रोफिल्स में आप देखिए, इसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। इनके कोशिका द्रव में क्या पाई जाती है? कणिका नुमा संरचनाएं पाई जाती है, कणिकाएं पाई जाती है। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि इनके कोशिका द्रव में सूक्ष्म कण पाए जाते हैं, जो कि एसिडिक और एल्केलाइन बोथ टाइप के स्टेन से स्टैंड हो जाते हैं, इसलिए इन्हें न्यूट्रोफिलिक या उदासीन रंजी भी कहते हैं। देखो जो ये न्यूट्रोफिल्स है, इनके जो कोशिका द्रव है उसके अंदर सूक्ष्म कण पाए जाते हैं, और ये सूक्ष्म कण एसिडिक और एल्केलाइन यानी कि अम्लीय और क्षारीय दोनों ही प्रकार के जो अभिरंजक पदार्थ होते हैं, जो स्टेन होते हैं, उससे स्टेन्ड हो जाते हैं, अभिरंजित हो जाते हैं, इसलिए इन्हें न्यूट्रोफिलिक या उदासीन रंजी भी कहते हैं। सबसे पहली बात तो ये स्टेन क्या है? स्टेन क्या होता है? देखो अपन जब भी किसी टिश्यू की स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे लगाकर, आपने बायोलॉजी के आप स्टूडेंट हो तो आपने कभी ना कभी अपनी लाइफ के अंदर तो आपने कभी ना कभी कोई स्लाइड तो देखी ही होगी माइक्रोस्कोप के नीचे लगाकर, चाहे वो ब्लड की हो, चाहे वो किसी टिश्यू की हो, चाहे वो ऑर्गन के किसी टिश्यू की हो। तो उसमें आपने देखा होगा कि उसमें आपको कलर्ड स्लाइड दिखाई देती है कि कुछ टिश्यू आपको बैंगनी कलर के दिखाई देते होंगे, कुछ आपको ग्रीन कलर के दिखाई देते होंगे, कुछ आपको रेड कलर के दिखाई देते होंगे। तो क्या होता है, किसी भी टिश्यू की स्टडी करने से पहले, किसी भी सेल की स्टडी करने से पहले, ब्लड वगैरह की जब भी स्लाइड बनाकर माइक्रोस्कोप से स्टडी की जाती है, तो स्लाइड बनाने से पहले उन टिश्यू का, उन सेल का रंगीन पदार्थों से क्या किया जाता है? रंगा जाता है, यानी कि स्टेन के द्वारा स्टेन्ड किया जाता है।
जिसे ही क्या बोलते हैं, स्टेनिंग कहते हैं। और स्टेनिंग करने से ये फ़ायदा होता है कि हमें कोई भी जो सेल होती है उसके इंटरनल ऑर्गन कलरफुल हो जाते हैं, जिसके कारण हम आसानी से उसके इंटरनल जो ऑर्गेनल्स है उसकी आराम से स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। और टिश्यू वगैरह की भी आराम से अपन स्टडी कर सकते हैं। तो इनके साइटोप्लाज्म में सूक्ष्म कण पाए जाते हैं जो कि अम्लीय रंजकों से, क्षारीय रंजकों से, दोनों ही प्रकार के रंजकों से क्या हो जाते हैं, अभिरंजित हो जाते हैं, स्टेन्ड हो जाते हैं। इसलिए इन्हें उदासीन रंजी भी कहते हैं, क्योंकि जो अम्ल से भी क्रिया कर रहा है, जो क्षार से भी क्रिया कर रहा है, मतलब क्या है, वो उदासीन है, ठीक है। अब इधर आप देखिए, न्यूट्रोफाइल्स डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया। जो ये न्यूट्रोफिल्स होती है ना, ये बैक्टीरिया को नष्ट करती है। किसको नष्ट करती है, बैक्टीरिया को नष्ट करती है। ये सेल मेम्ब्रेन के आर पार जा सकती है, मतलब कि सेल मेम्ब्रेन के मुंह एक्रॉस ये हो सकती है, जिसे डायापेडेसिस या कोशिका पारण भी कहते हैं। यहां पर फिर से कॉम्पिटेटिव एग्जाम का क्वेश्चन आ गया, कौन सी WBC सेल मेम्ब्रेन के आर पार जा सकती है, कौन सी, न्यूट्रोफिल्स। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, डियापेडेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, डायापेडेसिस कहते हैं। कोशिका पारण के नाम से इसे जाना जाता है। ये टोटल WBC की 62% होती है, मतलब कि सबसे ज़्यादा जो WBC है, देखो अपन ने क्या बोला था, समझो, जो रेड ब्लड, देखो ब्लड था 2 पार्ट थे, प्लाज्मा 55%, ब्लड कार्पल्स 45%। अब ब्लड कार्पल जो 45% है ना, इसमें से 99% तो केवल कौन सी है, केवल 99% तो पाई जा रही है RBC। बाकी की जो 1% है, अब उसको भी अपन डिवाइड कर देंगे WBC में एंड प्लेटलेट्स में। अब WBC में भी जो टोटल पाई जा रही है उसमें से 62% केवल कितनी पाई जा रही है, टोटल ल्यूकोसाइट्स में से या टोटल WBC में से 62% न्यूट्रोफिल्स होती है। अब सेकेंड नंबर पर क्या है, इयोसिनोफिल्स। इसके साइटोप्लाज्म में इक्वल साइज की बिग ग्रैन्यूल्स पाई जाती है, समान आकार की बड़ी बड़ी कणिकाएं पाई जाती है, जो कि एसिडिक स्टेन इयोसिन से स्टेन करने पर डार्क ब्लू और पिंक हो जाती है, जो कि अम्लीय रंजक द्वारा अभिरंजित करने पर, और अम्लीय अभिरंजक भी कौन सा ले रहे हैं, इयोसिन से अभिरंजित करने पर इसके अंदर जो कणिकाएं पाई जा रही है वो डार्क ब्लू हो जाती है, गहरी नीली और पिंक कलर की हो जाती है, ठीक है। इसलिए तो इसको क्या बोल रहे हैं, इयोसिनोफिल्स बोल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर जो ग्रैन्यूल्स पाए जा रहे हैं, जो इक्वल साइज के जो कण पाए जा रहे हैं, वो इयोसिन नाम के स्टेन से स्टेंड हो जाते हैं। इसलिए इसलिए ही इसका नाम क्या रख दिया, इयोसिनोफिल्स रख दिया। न्यूक्लियस बाइलोब्ड होता है, इसके न्यूक्लियस बाइलोब्ड होता है। जो इसका न्यूक्लियस है उसके अंदर 2 लोब्ड होती है। कितनी लोब्ड होती है, 2 पालियां पाई जाती है। देखो न्यूक्लियस 2 पालियों के अंदर डिवाइड हुआ हुआ है, यहाँ पर 1 और 2। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर न्यूक्लियस 2 से लेकर 7 पालियों के अंदर डिवाइड रहता है। कितनी पालियों में डिवाइड रहता है, 2 से 7 पालियों में या 2 से 7 लोब्स के अंदर डिवाइड रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 लोब बना दी न्यूक्लियस की। जो इयोसिनोफिल्स है उसमें जो न्यूक्लियस है वो बाइलोब्ड होता है, 2 पालियों में बटा रहता है। इनमें कोशिका पारण अर्थात डियापेडेसिस अर्थात डायापेडेसिस एंड कोशिका भक्षण अर्थात फेगोसाइटिक की पावर कम होती है। इनमें जो सेल मेम्ब्रेन के आर पार जाने की जो क्षमता है वो भी कम पाई जा रही है। यहाँ तक कि जो दूसरी जो कोशिकाएं होती है, जैसे कोई बैक्टीरिया है या कोई बाहर से कोई वायरस आ गया, कोई फंजाई आ गई, मतलब कोई कवक आ गई अंदर हमारी बॉडी के अंदर, या बाहर से कोई भी, जब बाहर से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर करता है तो जो ये WBC होती है उसे खा जाती है, उसका अपन बोल सकते हैं फेगोसाइट कर देती है, फेगोसाइटिसिस कर देती है। क्या कर देती है, उसका भक्षण कर देती है। तो इसके अंदर भक्षण करने की पावर कम होती है। दूसरी जो सेल्स है जो बॉडी के अंदर बाहर से आ गई है हमारे अंदर रोग फैलाने के लिए, उनका भक्षण करने की, उनको खाने की क्षमता इसमें बिल्कुल कम होती है। तो इनके अंदर डायापेडेसिस एंड फेगोसाइटिक की पावर कम होती है। पैरासाइटिक इन्फेक्शन एंड सम एंटी एलर्जिक रिएक्शन
एंड सम एंटी एलर्जीज रिएक्शंस के समय इनकी संख्या बढ़ जाती है। क्या बोल रहा है कि परजीवी के संक्रमण के समय पैरासाइटिक इन्फेक्शन मतलब कोई बैक्टीरिया आ गया अंदर, जैसे कोरोना वायरस आ गया बॉडी के अंदर, ठीक है, कोई कवक आ गई, कोई भी पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो जाने पर, ठीक है, एंड सम एलर्जीज रिएक्शन के समय कुछ एलर्जी जो प्रतिक्रियाएं हो जाती है, जैसे कोई आप जंगल में जा रहे हो और एकदम से आपका हाथ किसी प्लांट के टच हो गया और आपके हाथ पे खुजली जलने लग गई, या हो सकता है आपने किसी फ्लावर की स्मेल ली, उसको सूंघा और आपको छींके आने लग गई, नाक में दर्द होने लग गया, जलन होने लग गया। तो ये सारी क्या है, ये है एंटी एलर्जीज रिएक्शन है, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं कि पैरासाइटिक इन्फेक्शन एंड सम एंटी एलर्जीज रिएक्शन के समय इनकी जो संख्या है वो बढ़ जाती है। इनमें एंटी हिस्टेमिनिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। इसका मतलब ये है कि जैसे कोई बॉडी के अंदर एलर्जी हो गई, जैसे कोई बाहर से कुछ भी, मैंने बताया ना, जैसे बाहर से कुछ भी धूल मिट्टी बॉडी के अंदर आ गई, या बैक्टीरिया आ गया, या कोई कुछ भी पार्टिकल वगैरह हमारी बॉडी के अंदर आ गए, बैक्टीरिया वगैरह, तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर है ना हिस्टामिन की मात्रा बढ़ जाती है, और हिस्टामिन वगैरह के कारण क्या होता है, एलर्जी हो जाती है, छींक आना, खुजली होना, सूजन होना, ठीक है। तो एंटी हिस्टामिनिक प्रॉपर्टी इसके अंदर पाई जाती है जो कि एलर्जी को दूर करने का प्रयास करती है। ये टोटल WBC की केवल 2.5% है। तो सबसे ज्यादा WBC हमारी बॉडी में पाई जाती है न्यूट्रोफिल्स, और 2.5% जो टोटल ल्यूकोसाइट है या जो टोटल WBC है उसमें से 2.5% पाई जा रही है केवल इओसिनोफिल्स। अब थर्ड नंबर पर अपन देख लेते हैं बेसोफिल्स के बारे में। इन WBC के ग्रेन्यूल्स बेसिक स्टेन जैसे कि मिथाइलिन ब्लू द्वारा डार्क ब्लू कलर देते हैं। यहां पर यह बता रहा है कि जो इस WBC के अंदर जो ग्रेन्यूल्स पाए जा रहे हैं ना, वो पहली बात तो बहुत सारे ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। ये है, देखो, ये बेसोफिल्स है, थोड़ा सा ऊपर बना दिया मैंने, लेकिन ये बेसोफिल्स है। तो इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, बहुत से ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, बहुत से ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। और इन WBC के जो ग्रेन्यूल्स है वो बेसिक स्टेन द्वारा, किसके द्वारा, क्षारीय अभिरंजकों द्वारा, जैसे मिथाइलिन ब्लू ले लिया, और अगर उसके द्वारा आप स्टेन करोगे, अभिरंजित करोगे, तो जो इसके ग्रेन्यूल्स है वो डार्क ब्लू कलर के हो जाएंगे, गहरे नीले कलर के हो जाएंगे। और जो इसका न्यूक्लियस है वो 2 से लेकर 3 लोब्ड होता है। इसका न्यूक्लियस 2 से 3 पालित होता है। ये हिस्टामिन एंड हेपेरिन को प्रोड्यूस करती है। किसको प्रोड्यूस करती है, ये हिस्टामिन एंड हेपेरिन को प्रोड्यूस करती है, ताकि क्या हो जाए, बॉडी के अंदर एलर्जी वगैरह उत्पन्न हो। और एलर्जी से क्या फायदा होता है, हमें ये पता लग जाएगा कि भैया खुजली हो रही है, सूजन हो रही है, मतलब कि जरूर कोई ना कोई बैक्टीरिया अंदर एंटर हुआ है। तो फिर हम दवाई लेंगे और बॉडी में एंटीबॉडीज वगैरह बनेगी। तो ये हिस्टामिन एंड हिपेरिन को प्रोड्यूस करती है। अब देखिए, अपनी हो गई ग्रेन्युलोसाइट, अपन ने पढ़ ली, कणिकाणु पढ़ ली, अपन ने यही तो पढ़ा कि WBC 2 टाइप की होती है, ग्रेन्युलोसाइट एंड एग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट 3 टाइप की है, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। पढ़ लिया अपन ने। न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा पाई जा रही है, ये अपन ने पढ़ ही लिया। अब देखते हैं एग्रेन्युलोसाइट के बारे में। इन्हें मोनोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें, मोनोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, क्योंकि इनके अंदर केवल एक ही केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एक ही केंद्रक पाया जाता है। तो क्या बोल सकते हैं इन्हें, मोनोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट या एक केंद्रकीय श्वेताणु के नाम से इन्हें जाना जाता है। इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते हैं, तभी तो इसे क्या बोल रहे हैं, एकणिकाणु या ग्रेन्युलोसाइट कह रहे हैं। और न्यूक्लियस ओवल और बीन शेप्ड होता है। ओवल मतलब अंडाकार भी हो सकता है केंद्रक, और बीन शेप्ड होता है। जैसे आपने सेव के बीज देखे या किडनी देखी, किडनी
उसके लाइक इसका शेप होता है, बीन शेप्ड ये होते हैं। ये 2 टाइप की होती है, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। कितने टाइप की होती है? मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। अब जल्दी जल्दी देख लो, मोनोसाइट क्या है? बिग साइज की होती है, बड़े आकार की होती है। इनमें बीन शेप्ड बिग न्यूक्लियस पाया जाता है, वही सेयों के बीच के समान का बड़ा एक केंद्रक पाया जाता है। ये फेगोसाइटिक होते हैं, मतलब कि ये भक्षणकारी होते हैं। भक्षणकारी का मतलब जैसे न्यूट्रोफिल्स थी ना, फेगोसाइटिस भक्षण कर रही थी, वैसे ये भी क्या है? मोनोसाइट भी क्या है? फेगोसाइटिक होती है, भक्षण कर जाती है, दूसरे बैक्टीरिया वगैरह को अपने अंदर खींच के खा लेती है, नष्ट कर देती है। ये ब्लड से टिश्यू में रीच कर सकती है, मतलब कि रक्त से ऊतकों में जा सकती है। ये टिश्यू में एनलार्ज हो जाती है, ब्लड से निकल कर टिश्यू में जाती है। जहां पर भी टिश्यू वगैरह में इसको शक हो जाता है ना कि बैक्टीरिया वगैरह आ गया या कोई बाहर से कोई रोगाणु आ गया, तो जल्दी से रक्त से कहाँ पहुंच जाएगी? टिश्यू में पहुंच जाएगी और वहां पर जाकर ये एनलार्ज हो जाती है, ये टिश्यू में एनलार्ज हो जाती है, जिसे फिर क्या बोलते हैं? मैक्रोफेजेज के नाम से जाना जाता है। वृहद भक्षकाणु या महाभक्षकाणु के नाम से इसे जाना जाता है। मैक्रोफेजेज हाईली फेगोसाइटिक होते हैं, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं? ये वृहद क्या होते हैं? अत्यधिक भक्षकारी होते हैं। क्या होते हैं? ये अत्यधिक भक्षकारी होते हैं। ये बिग पार्टिकल जैसे बड़े कण और बैक्टीरिया को क्या कर लेते हैं? इंगुल्फ कर लेते हैं। इंगुल्फ करने का मतलब क्या है? भक्षण कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? उसका भक्षण कर लेते हैं, अपने अंदर खींच लेते हैं। मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल्स मिलकर फेगोसाइट्स का सिस्टम बनाते हैं, जो इन्फेक्शन के अगेंस्ट फर्स्ट लाइन ऑफ इम्यूनिटी बनाती है। क्या बोल रहा है यहाँ पर? कि वृहद भक्षकाणु जो है, मतलब कि जो मैक्रोफेज है, जो कि मोनोसाइट से ही बनी है टिश्यू में जाने पर, तो जो मैक्रोफेजेज है यानी कि जो वृहद भक्षकाणु है, और जो न्यूट्रोफिल्स है वो बॉडी के अंदर मिल जाती है और मिलकर क्या बनाती है? फेगोसाइटिक एक सिस्टम बना लेती है, भक्षकाणुओं का एक सिस्टम बना लेती है। फेगोसाइट्स का एक सिस्टम बना लेती है, भक्षकाणुओं का एक तंत्र बना लेती है, जो कि इन्फेक्शन के अगेंस्ट, संक्रमण के विरुद्ध क्या करती है? प्रतिरक्षा की प्रथम पंक्ति के रूप में कार्य करती है। इन्फेक्शन के अगेंस्ट फर्स्ट लाइन ऑफ इम्यूनिटी बनाती है, और ये होती है टोटल WBC की या टोटल ल्यूकोसाइट की 5%। कितनी होती है? 5% होती है। अब देख लेते हैं लिम्फोसाइट के बारे में। ये स्फेरिकल सेल है। कैसी है ये स्फेरिकल सेल्स होती है। कैसी होती है? स्फेरिकल सेल्स होती है। गोल आकृति की ये कोशिकाएं हैं। ओवल न्यूक्लियस पाया जाता है, मतलब कि अंडाकार, इसके अंदर नाभिक पाया जा रहा है। साइटोप्लाज्म वेरी अपन बोल सकते हैं स्मॉल क्वांटिटी में पाया जाता है, और न्यूक्लियस के अराउंड रिंग लाइक यह रहता है। दे आर नॉट फेगोसाइटिक, इसमें कोई भक्षण करने की कैपेसिटी नहीं पाई जाती है। क्या नहीं पाई जाती है? कोई भी भक्षण करने की कैपेसिटी नहीं पाई जाती है। और देखो, अगर मैं इसका डायग्राम भी आपको बना के बता देता हूँ, ऐसी है, देखो ऐसी गोल गोल सी ये होती है। ठीक है, क्या होती है? अपन ने पढ़ा ना, स्फेरिकल शेप्ड होती है, और बीच के अंदर क्या होता है? एक बड़ा सारा न्यूक्लियस पाया जाता है। क्या होता है? बड़ा सारा न्यूक्लियस पाया जाता है। और जो साइटोप्लाज्म है वो इस न्यूक्लियस के अराउंड चारों तरफ रिंग लाइक शेप में होता है। कैसे होता है? रिंग शेप के अंदर पाया जाता है। ये ऐसे रिंग शेप के अंदर पाया जा रहा है। तो ये स्फेरिकल सेल्स होती है, ओवल शेप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। साइटोप्लाज्म बहुत कम मात्रा में होता है, वेरी लो क्वांटिटी में होता है, और न्यूक्लियस के अराउंड रिंग लाइक यह रहता है। दे आर नॉट फेगोसाइटिक, यह भक्षकाणु प्रकृति की नहीं होती है, ये भक्षण नहीं कर सकती है। 30% ऑफ द टोटल WBC, यह है जो कुल जो श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं या जो टोटल जो ल्यूकोसाइट है उसकी 30% होती है। तो फर्स्ट नंबर पर सबसे ज़्यादा पाई जा रही है न्यूट्रोफिल्स, और सेकंड नंबर पर सबसे ज़्यादा पाई जाती है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट प्रोड्यूस्ड T लिम्फोसाइट सेल एंड B लिम्फोसाइट सेल। जो लिम्फोसाइट जो सेल्स है वो दो प्रकार की सेल्स बनाती है, T लिम्फोसाइट सेल
एंड बी लिम्फोसाइट सेल। ये जो टी और जो बी जो लिम्फोसाइट सेल है ये बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एंटीबॉडीज बनाती है। ये कोई फेगोसाइटिक रिएक्शन नहीं करती है, ये कोई बैक्टीरिया वगैरह को मारती नहीं है, अपने अंदर खींचकर खाती नहीं है उसको। क्या नहीं करती? उसको खाती नहीं है, उसको अपने अंदर खींचती नहीं है, उसका भक्षण नहीं करती है, बल्कि ये तो क्या बना देती है? केवल एंटीबॉडीज बना देती है। अपन ये बोल सकते हैं ये तो गोलियां और बम बनाती है। ये तो क्या बनाती है? जीवाणुओं वगैरह को मारने के लिए क्या बनाती है? एंटीबॉडीज बनाती है, जो कि क्या बनाते हैं? जो कि क्या करते हैं? फॉरेन सेल को किल करता है। क्या करता है? जो बाहरी जो कोशिकाएं हैं जो बॉडी में आ गई है उसको किल करने का ये कार्य करते हैं। अब देखो अपन ने पढ़ लिया आरबीसी के बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ लिया कि डब्ल्यूबीसी 2 टाइप की है, ग्रेन्युलोसाइट, एग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट 3 टाइप की है, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। एग्रेन्युलोसाइट 2 टाइप की है, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट 2 टाइप की सेल बनाती है, टी लिम्फोसाइट सेल एंड बी लिम्फोसाइट सेल। अब 3rd नंबर पर हमारा रह गया है प्लेटलेट्स, जिसे रुधिर पट्टिकाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे रुधिर पट्टिकाणु के नाम से भी जाना जाता है। दे आर वेरी स्मॉल। क्या है? दे आर वेरी स्मॉल और इनकी शेप इरेगुलर होती है, अनियमित आकृति की ये होती है। इनमें भी जैसे आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट था वैसे ही इनमें भी न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है। इनका फॉर्मेशन बोन मेरो में होता है और नंबर काउंट इज ब्लड 3 लाख पर क्यूबिक mm। जैसे कि आरबीसी का नंबर काउंट कितना था? उसका नंबर काउंट अपन ने देखा था 47 लाख टू 52 लाख पर घन mm था, और इसका है 3 लाख पर क्यूबिक mm या 3 लाख पर घन मिलीमीटर है। और इसकी लाइफ स्पैन कितनी है? जीवन अवधि है इसकी 5 से 7 दिन, 5 to 7 डेज। ये लीवर एंड स्प्लीन में डिग्रेडेड होती है। ये जो प्लीहा है और जो हमारा जो यकृत है उसमें जाकर ये अपघटित हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ये क्लोट के फॉर्मेशन को इनिशिएट करती है। जो चोट लगने पर जो चोट लगती है, चोट लगने पर जो रुधिर का थक्का बनता है उसको स्टार्ट कौन करती है? उसका प्रारंभन कौन करती है? ये प्लेटलेट्स ही करती है। इसको थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो अपन ने क्या पढ़ा? अपन ने पढ़ा आज ब्लड कार्पिकल्स के बारे में पढ़ा। 3 टाइप की होती है आरबीसी। आरबीसी का मेन फंक्शन क्या है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना। 2nd नंबर पर अपन ने पढ़ा डब्ल्यूबीसी, और डब्ल्यूबीसी का मेन फंक्शन क्या है? बाहर से जो फॉरेन सेल हमारी बॉडी के अंदर आ रही है उनको किल करना, उनसे हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन करना। और 3rd नंबर पे अपन ने पढ़ा प्लेटलेट्स, जिसे रुधिर पट्टिकाणु भी कहते हैं। और इसका मेन फंक्शन क्या है? इसका मेन फंक्शन है क्लोट के फॉर्मेशन को इनिशिएट करना। चोट लगते ही रुधिर बहेगा तो सबसे पहले रुधिर के साथ में बाहर आएगी प्लेटलेट्स वायु के संपर्क में आकर, एयर के कांटेक्ट में आकर टूट जाएगी और अंदर से कुछ ऐसे केमिकल निकलेंगे जिसके कारण ब्लड की क्लोटिंग होने लग जाएगी। अपन सब पढ़ेंगे कि ब्लड की क्लोटिंग कैसे होती है, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे। आप सभी अपना ख्याल रखिए। सभी को टेक केयर।